हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? होप यू ऑल विल बी फाइन। आपको पता है आज का हमारा टॉपिक है द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से पहले एक और ट्रांसफॉर्मेशन भी आपने पढ़ी है ना, सब लोग जानते हैं, और वो है गलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन। जब गलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन मौजूद थी हमारे पास, तो फिर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत क्यों पेश आई? लॉरेंस ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन क्यों दी? ये रीजन आपने समझनी है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो मेरा ख्याल लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की जो डिटेल है वो काफी हद तक समझ आ जाती है। आपको पता है गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये डिपेंड करती है क्लासिकल मैकेनिक्स पर। यानी वो तमाम ऑब्जेक्ट्स वो या तो रेस्ट में है, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, या फिर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हैं, लेकिन क्लासिकली मूव कर रहे हैं, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा नहीं है। तो उस सूरत में मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स और रेस्ट में जो फ्रेम है उनके कोऑर्डिनेट्स की इंटर कन्वर्जन कैसे होगी, ये हमें गलीलियन ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन में बताया था। लेकिन गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ फ्लॉज थे, कुछ ड्रॉबैक थे। हम उन ड्रॉबैक को देखते हैं। एक तो, जब आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी तो उसमें उसने कांस्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट का जिक्र किया। अब स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट है, लेकिन गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है और उसमें कोई ऐसा इवेंट होता है कि वो इवेंट या वो पॉइंट इटसेल्फ भी मूव कर रहा है, तो ओवरऑल स्पीड जो है वो उस इवेंट की बढ़ जाती है। और होना भी तो ऐसे ही चाहिए। आप लोगों को पता है कि अगर किसी मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है उसके अंदर, तो मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या तो बढ़ जाएगी या उस हिसाब से रिलेटिव वेलोसिटी कम हो जाएगी, ये आपको पता है। तो फिर हम कह सकते हैं कि मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो उसकी अपनी स्पीड बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, उस स्पीड में चेंज आ जाएगी। लेकिन अगर हम मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लाइट को ले लें कि एक पल्स ऑफ लाइट को हम छोड़ते हैं, तो फ्रेम मूव भी कर रहा है, साथ पल्स ऑफ लाइट भी उसमें छोड़ी जा रही है, तो फिर लाइट की स्पीड प्लस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की स्पीड, तो ओवरऑल जो स्पीड की लाइट स्पीड ऑफ लाइट है वो इंक्रीज हो जाएगी। जबकि आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब यह है कि ये गलेरियन ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं ये कॉम्पैक्ट नहीं थी, बल्कि इनमें मॉडिफिकेशन की जरूरत थी। एक रीजन तो ये है। दूसरा, हमें ये भी पता है कि गलेलियन आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी है। अब गलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक तो टाइम में चेंज आती नहीं और आनी भी नहीं चाहिए, इसलिए कि अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्लोली मूव कर रहा है, क्लासिकली मूव कर रहा है, या फिर रेस्ट में है, तो अगर मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई इवेंट होता है किसी खास टाइम के लिए, और फ्रेम ऑफ वो उतना ही वही इवेंट अगर रेस्ट वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, तो दोनों के लिए टाइम तो एक जैसा होना चाहिए और एक जैसा ही होता है। लेकिन अगर हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करें, कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रहा है, तो उसके लिए तो टाइम डिले हो जाएगा, सो टाइम में चेंज आएगी। तो इसका मतलब है टाइम कोऑर्डिनेट जो है वो भी बदल जाएगा। गलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक टाइम कांस्टेंट रहता है, जबकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक टाइम में चेंज आती है अगर कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, चाहे वो इनर्शियल है लेकिन स्पीड ऑफ लाइट से कंपेरेबल वो मूव कर रहा है। तो फिर ये दो ड्रॉबैक हैं जिसकी वजह से एक नई ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत थी। तो गलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इन चीजों को कंसिडर नहीं किया गया था, क्योंकि वो तो क्लासिकल मैकेनिक्स पर बेस करती थी। अब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है इनकी इनकी बेस क्या है? ये बेस करती हैं स्पेशल आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर। सो हमें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को अब इस रेफरेंस से देखना होगा। अगर हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की डेरिवेशन की बात करें, उससे पहले एक और छोटा सा इवेंट आप लोग ये देख सकते हैं। ये कैबिन है ट्रेन का, और इस ट्रेन के कैबिन के फ्रंट और बैक साइड पर कोई सोर्स ऑफ लाइट है, और एग्जैक्टली सेंटर पर एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और एक ऑब्जर्वर बाहर खड़ा है। जो ही ये कैबिन मूव करता हुआ इस तरीके से वो गुजरता है सामने से कि जो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्वर है और बाहर जो स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्वर है, एग्जैक्टली एक दूसरे के सामने आते हैं, तो ये सोर्स ऑफ लाइट से पल्स जनरेट होते हैं। अब स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट है, लिहाजा बाहर खड़ा ऑब्जर्वर इन दोनों पल्स ऑफ लाइट को एट अ टाइम ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि दोनों तरफ के जो सोर्स से
का डिस्टेंस एक जैसा है, लिहाजा लाइट एग्जैक्टली सेम टाइम पर स्टेशनरी ऑब्जर्वर के पास पहुंचेगी। लेकिन मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो ऑब्जर्वर है, जब लाइट फ्रंट साइड पे, जो उसके राइट साइड पे लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट है, वहां से निकलने वाला पल्स जो है वो जल्दी पहुंच जाएगा, क्योंकि जितने टाइम में लाइट ने ऑब्जर्वर के पास आना है, ऑब्जर्वर ने कुछ डिस्टेंस आगे को कवर कर चुके होना है, तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो पल्स को जल्दी ऑब्जर्व करेगा। और जो उसके राइट साइड पर पल्स है, लेफ्ट साइड पर पल्स है, उसको वो देर से ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाना है। जब लेफ्ट साइड वाला पल्स उसके पास पहुंचने होते हैं टाइम में, उसने थोड़ा सा आगे चले जाना है, तो डिस्टेंस इंक्रीज हो जाना, लिहाजा उस वहां तक पहुंचने का टाइम जो है वो चेंज हो जाएगा। तो हमें यहाँ से ये पता चल रहा है ना कि स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए टाइम कुछ और है और मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए टाइम कुछ और है। तो दोनों के लिए टाइम में चेंज है, लिहाजा टाइम कोऑर्डिनेट में चेंज आना जरूरी है, चेंज जो है वो जरूर आएगी। और लॉरेंस ने इसी चेंज को कंसिडर किया था, टाइम की चेंज को भी कंसिडर किया था। तो हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को ड्राइव करने से पहले उनको उनकी समरी देखते हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके से है कि एक्स डैश इज इक्वल टू गैमा। गैमा के बारे में हम बात करेंगे डिटेल से कि ये कहाँ से आया है, लेकिन गैमा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ये लॉरेंस फैक्टर है या रिलेटिविस्टिक फैक्टर है, जिसे हम 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर की पावर -1/2 के इक्वल लेते हैं। और एक्स डैश इज इक्वल टू गैमा इंटू एक्स माइनस वी टी। वाई और जी कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आएगी, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के केस में भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स डायरेक्शन में हम कंसिडर कर लेते हैं, मूव कर रहे हैं। अगर हम वाई और जी डायरेक्शन कंसिडर करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। सो वाई और जी कोऑर्डिनेट में चेंज नहीं आ रही। अब टाइम भी चूंकि चेंज हो रहा है, तो टाइम की चेंज जो है वो कुछ इस तरीके से होगी कि टी डैश इज इक्वल टू गैमा इंटू टी माइनस वी एक्स ओवर सी स्क्वायर। और अगर हम इसी तरह इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन आती कैसे हैं, इनको हम समझते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये इस फिगर को भी समझ सकते हैं। ये रेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये v स्पीड से मूव कर रहा है टुवर्ड राइट अलोंग एक्स एक्सिस, और ब्लैक फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है। तो अगर कोई भी इवेंट इस p पॉइंट पर होता है तो जाहिर बात है p का डिस्टेंस, चूंकि ये यहाँ पर जो हम p पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पर इवेंट जो हो रहा है वहाँ एक्चुअल में वो सोर्स ऑफ लाइट है जो एक पल्स जनरेट करता है। तो उस पल्स का डिस्टेंस अगर हम उसका देखें तो वो रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से x इक्वल टू सी टी के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ तक ऑब्जर्वर जो रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसके पास पल्स के पहुंचने का टाइम और है, जबकि मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पल्स के पहुंचने का टाइम और है, क्योंकि डिस्टेंस डिफरेंट है। तो हम अज्यूम करते हैं कि x इज इक्वल टू वी टी का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि रेस्ट में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसका डिस्टेंस होगा x इज इक्वल टू सी टी, और मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो डिस्टेंस अगर x प्राइम है इस इवेंट से, तो फिर ये होगा इक्वल टू सी टी प्राइम। लेकिन c स्पीड ऑफ लाइट है और स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट है, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट सेम रही, बट टाइम और डिस्टेंस डिफरेंट होने की वजह से हमने उनको ले लिया। तो ये इक्वेशन जो है ना x इज इक्वल टू सी टी एंड x डैश इज इक्वल टू सी टी डैश, ये आगे इस्तेमाल होंगी। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की एक और खूबी ये है कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है इनको हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी अगर तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है विद वेरी हाई स्पीड एंड दैट स्पीड इज कंपेरेबल विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो फिर भी ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एप्लीकेबल है। और अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिल्कुल स्लोली मूव कर रहा है क्लासिकली, जैसे कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा था, तो फिर भी ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एप्लीकेबल है। तो हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और लेकिन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में इस्तेमाल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो फर्दर हम देखते हैं, हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो हमें पता है उस वहां से हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में अब हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, जो भी हमने यहाँ पर जिनकी समरी को देखा था। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को ड्राइव करने के लिए हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से ही स्टार्ट करेंगे। हमें पता है अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन x इज इक्वल टू x डैश प्लस वी टी डैश, और अगर हम इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लें तो x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी, इसका हमें इनका पता है।
लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन चूंकि कॉम्पैक्ट नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा मसला ये आता है कि अगर कोई भी बॉडी, अगर अगर किसी बॉडी किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की स्पीड जो है कंपेरेबल विद द स्पीड ऑफ लाइट है, तो फिर उसमें उसकी लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन तो आएगी। और अगर लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन आती है तो फिर हम कह सकते हैं, देखो ना, एक्स जो है ये वो डिस्टेंस है, वो लेंथ है जो रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्व किया गया इवेंट से, और एक्स डैश जो है ये वो डिस्टेंस है जो एक्स जो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्व किया गया है, नोट किया गया है। और वी टी डैश ये भी जिस वेलोसिटी से फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है उसको टाइम, जितना भी उस डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस के लिए जो टाइम है उसका ये ग्लेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है इसमें हमने इसको हम जान चुके हैं। लेकिन जब कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंपेरेबल विद द स्पीड ऑफ लाइट मूव करेगा तो उसकी लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन आएगी। अब कितनी आएगी वो अकॉर्डिंग टू द उसकी स्पीड होगी कि वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। सो हम रेस्ट में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रहा है, दोनों के दरमियान जो लेंथ में चेंज आएगी वो कांस्टेंट होगी, और उस कांस्टेंट को हम कैसे ज़ाहिर करते हैं। तो हमारी यही इक्वेशन जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के केस में थी वो मॉडिफाई हो गई ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के केस में। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, लॉरेंस के लिए ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी कि x इज इक्वल टू के इंटू एक्स डैश प्लस वी टी डैश, और इसी तरह इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए x डैश इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस वी टी। ये हमारे पास दो इक्वेशन लॉरेंस के लिए आ गई। अब हम इन यहाँ k की वैल्यू फाइंड करना हमारा जो है ना मेन पर्पज है। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई आपस में कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद हम पीछे पढ़ चुके हैं कि x इज इक्वल टू सी टी फॉर स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड x डैश इज इक्वल टू सी टी डैश फॉर मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। सो हम ये दोनों वैल्यू जो हैं इनको इस इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x की जगह सी टी और x डैश की जगह सी टी डैश इज इक्वल टू के स्क्वायर, x की जगह सी टी और x डैश की जगह सी टी डैश माइनस ये बिल्कुल पूरी इक्वेशन में x की जगह सी टी और x डैश की जगह सी टी डैश पुट कर दिया तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब हम इसको इकट्ठा करें तो सी स्क्वायर टी डैश इज इक्वल टू के स्क्वायर, यहाँ पर ये दोनों फैक्टर आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये हमारे पास आ गया बी स्क्वायर टी डैश, और यहाँ पर टी डैश कैंसिल करें तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड के स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और के इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो ये तो वही लॉरेंस फैक्टर यानी रिलेटिविस्टिक फैक्टर आ गया। तो के एक्चुअली गैमा के इक्वल है, जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम इस फैक्टर को देख चुके हैं। तो के एक्चुअली गैमा के इक्वल है। तो इस तरीके से जो डिस्टेंस की जो एक्स कोऑर्डिनेट की ट्रांसफॉर्मेशन है स्टेशनरी और मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, वो कुछ इस तरीके से बनेगी कि x इज इक्वल टू गैमा इनटू x डैश प्लस वी डैश एंड x डैश इज इक्वल टू गैमा इनटू x माइनस वी डैश। तो ये हमारे पास जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। अब मसला ये आता है कि अगर सॉरी, अगर x कोऑर्डिनेट हमारे पास एक तो कोऑर्डिनेट में चेंज थी, दूसरा टाइम में चेंज थी। तो अब हम टाइम में चेंज क्या आती है उसको देखते हैं। हम इक्वेशन अगेन ये नीचे जो ड्राइव किया उसी इक्वेशन एक को लेते हैं, x इज इक्वल टू गैमा इनटू x डैश प्लस वी टी डैश, और यहाँ पर गैमा की वैल्यू पुट कर दी। गैमा को हम दूसरी तरफ ले जाएं तो गैमा की वैल्यू को तो 1 माइनस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश माइनस वी टी डैश। अब हमें यहाँ पर हम अगर एक्स डैश की जगह यही वैल्यू गैमा इंटू एक्स माइनस वी टी पुट करें तो हमारे पास रिजल्ट कुछ एक्स माइनस वी टी ओवर गैमा की जो वैल्यू थी 1 ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर का स्क्वायर रूट वो पुट कर दी, प्लस ये वाला वी टी डैश वो तो वैसे ही आ गया। अब ये 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर का इधर एलसीएम लेकर इसको इधर ले आए तो यहाँ इससे मिलकर ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर और सी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ये तो वैसे ही आ जाएगा एक्स माइनस वी टी प्लस इस वी टी डैश से यही
गैमा वाला फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हम एलसीएम ले रहे हैं। इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर से, और इधर भी x माइनस वी टी प्लस वी टी डैश, और साथ ये वैसे ही आ गया। x को x से कैंसिल कर दिया, दोनों लेफ्ट और राइट साइड पर x मौजूद था, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। वी टी इधर नेगेटिव था, इसको लेफ्ट साइड पे ले आया तो यहाँ आके ये प्लस हो गया, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब हम ऐसे करेंगे कि अब हम इस तरीके से कुछ करते हैं, हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि ये यहाँ से v कॉमन ले लेंगे, तो t माइनस वी ओवर सी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वी टी डैश इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया। अभी इसके बाद v को v से कैंसिल कर दें, तो इधर आ जाएगा t माइनस वी ओवर सी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी डैश इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और ये हमारे पास, और अगर हम इधर टी डैश की वैल्यू जानना चाहें तो टी डैश किसके इक्वल आएगा, ये नीचे चला जाएगा राइट साइड पर, तो ये गैमा बन जाएगा, तो टी डैश इज इक्वल टू गैमा इंटू टी माइनस वी ओवर सी स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। तो टी डैश को हमने कन्वर्ट, टी टाइम की जो कन्वर्जन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो भी हो गई। अभी हम इसका इन्वर्स भी ले सकते हैं, जैसे वही समरी को मैं दोबारा लिख देता हूँ कि एक्स डैश इज इक्वल टू गैमा, एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है, एग्जैक्टली वही ये समराइज किया हुआ है। एक्स डैश इज इक्वल टू गैमा इंटू एक्स माइनस वी टी, एंड एक्स इज इक्वल टू गैमा इंटू एक्स डैश प्लस वी टी, और वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड, और टी डैश इज इक्वल टू गैमा इंटू 1 टी माइनस वी ओवर सी स्क्वायर एक्स, और टी फिर उसी तरह हम लिख सकते हैं, जब हम इनवर्स कोऑर्डिनेट लेंगे, टी इज इक्वल टू गैमा इंटू टी डैश प्लस वी एक्स डैश ओवर सी स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर ये टोटली लॉरेंस की जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं वो कन्वर्ट होती हुई, वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो ये अगर हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को कंपेयर करें, तो गैलीलियन ने सिर्फ टाइम एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज जो है वही ऑब्जर्व की थी दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जबकि लॉरेंस की जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज तो आती है, जिस कोऑर्डिनेट के अलोंग कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है उस कोऑर्डिनेट में तो चेंज है, लेकिन साथ साथ टाइम में भी चेंज है। लेकिन अगर हम क्लासिकल ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो टाइम एग्जैक्टली यही जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये एग्जैक्टली गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज हो सकती हैं, वो भी हम करके भी देखते हैं। आप लोग इसी तरह समझ सकते हैं कि एक्स प्राइम का हमें पता है, ये एक्स डैश का दिस इज इक्वल टू गैमा इंटू एक्स माइनस वी टी, लेकिन अगर हम स्मॉल चेंज लें, स्मॉल डिस्टेंस कवर्ड लें किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो फिर हम इसको ले लेंगे डी एक्स डैश इज इक्वल टू गैमा डी एक्स माइनस, ज़्यादा टाइम भी उसी हिसाब से बहुत कम लगेगा, और रेस्ट में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उससे भी बहुत थोड़ा चेंज डिस्टेंस में नजर आएगा अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो सारों के साथ हमने वही स्मॉल चेंज लगा दी। और इसी तरह डी टी डैश इज इक्वल टू गैमा इंटू डी टी माइनस वी डी एक्स ओवर सी स्क्वायर, तो अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास वेलोसिटी का अगर हम देखें, ये डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद अगर हम डी टी पे सबको डिवाइड करें तो हमारे पास रिजल्ट ये आ जाता है, और डी एक्स और डी टी को हम रिप्लेस कर देंगे यू एक्स से, तो हमारे पास u डैश x इज इक्वल टू यू एक्स माइनस वी और 1 माइनस यू एक्स ओवर सी स्क्वायर, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। और इसी तरह हम अलोंग वाई एक्सिस या अलोंग जेड एक्सिस अगर वेलोसिटी को फाइंड करना चाहें तो वो रिजल्ट आ जाएगा, और इनकी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस ये आएंगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर हम क्लासिकली बात करें कि अगर कोई भी बॉडी जो है वो बहुत स्लो मूव कर रही है, अगर हम बात करें कोई भी बॉडी, कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत स्लो स्पीड से मूव कर रहा है, तो फिर डेफिनेटली ये v जो है ये बहुत कम स्पीड होगी एज कम्पेयर टू सी स्क्वायर, तो ये फैक्टर ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो इस सूरत में u डैश एक्स इज इक्वल टू यू एक्स माइनस वी, और यही लॉरेंस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में वेलोसिटी की ट्रांसफॉर्मेशन है, तो एग्जैक्टली वही रिजल्ट आ जाता है। और ये एक छोटी सी एग्जांपल को अगर आप लोग समझ लो तो मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा बेहतर तरीके से आप ट्रांसफॉर्मेशन को समझ सकते हैं। लाइट मूव अलोंग एक्स एक्सिस विद स्पीड यू एक्स इक्वल टू सी, व्हाट इज इट्स स्पीड इन एस डैश,
तो अगर एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर हम किसी भी लाइट की स्पीड को सी ऑब्जर्व करते हैं, तो एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो स्पीड क्या होगी? तो हमें पता है यू डैश ऑफ एक्स इक्वल टू सी माइनस वी वन माइनस वी सी ओवर सी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप अगर यू एक्स की जगह, अगर आप यहाँ पर यू एक्स, अगर हम यू एक्स की जगह सी पुट करें, तो हमारे पास है सी माइनस वी वन माइनस यू एक्स की जगह सी, तो सी वी सी ओवर सी स्क्वायर। तो सी सी से कैंसिल आ जाएगा, हो जाएगा। ऊपर भी हमारे पास सी को कॉमन ले, वन माइनस वी स्क्वायर वी ओवर सी, और नीचे वन माइनस वी ओवर सी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सी है। तो एग्जैक्टली अगर यू एक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्पीड ऑफ लाइट सी है, तो यू डैश ऑफ एक्स में भी स्पीड ऑफ लाइट सी ही होगी। तो ये यहाँ से हमें पता चल रहा है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की निस्बत लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, और ये बेहतर हमें ट्रांसफॉर्मेशन देती हैं। और साथ साथ अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो क्लासिकली मूव कर रहा है या फिर वो स्पीड ऑफ लाइट की अप्रोच उसकी स्पीड है कंपेरेबल विद द स्पीड ऑफ लाइट है, तो दोनों के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन ये ठीक है। आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व कीजिएगा, ये ग्रीन कलर में जो मैंने दिया हुआ है इसको कीजिएगा, और अगर कोई मसला हो तो मुझसे डिस्कस करना है आपने।